बाय डिफॉल्ट 8000 पे कर रहा था। आपने जब अपना ये सर्वर रन करना शुरू किया तो हो सकता है कि आपकी 8000 की पोर्ट बिजी हो, कोई और प्रोग्राम उसको यूज़ कर रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये भी इसको बता सकते हैं कि इस पोर्ट के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करो। तो मैं जब इंटर करूँगा तो देखें इसने क्या किया कि भाई आपको अब जो यूआरएल दी उसके आगे उसने कॉलन 8001 लगाया है। ठीक है, तो हम आके देखते हैं अपने कोड में, और इसको मैं जब करूँगा तो अब यहाँ पे ये प्रोग्राम नहीं अवेलेबल होगा क्योंकि पोर्ट जो है वो चेंज हो चुकी है। जब यहाँ पे इसको 8001 करूँगा तो अब ये यहाँ पे लेकर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक काम करता है, मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको नाम मैं इसका चेंज करता हूँ। मैं इसका नाम कोई हम इसका ना सही अच्छा सा नाम कर देते हैं। इसका मैं नाम कर देता हूँ पर्सन कर देते हैं। ठीक है, और हेलो पर्सन, यानी एक एंड पॉइंट बनाया मैंने पर्सन का, और मैंने कहा कि भाई जब ये कॉल हो तो हेलो पर्सन। एक और मैंने एंड पॉइंट बनाया और उसका नाम मैं लिख दिया हेलो क्लास। ठीक है, और इसका नाम मैंने यहाँ पे फंक्शन के नाम भी चेंज कर देते हैं, हेलो पर्सन कर देते हैं और हेलो क्लास कर देते हैं, और यहाँ पे हेलो क्लास। ठीक है, तो अब देखें, अब ये फंक्शंस तो मैंने बनाए हैं ना, ये एंड पॉइंट मैंने बनाया है, मुझे पता है कि ये मेरा प्रोग्राम है, इसके अंदर दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है पर्सन का और एक है क्लास का। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर आऊँ और यहाँ पे आके मैं लिखूँ पर्सन और इसको पोर्ट चेंज कर दूँ 1, तो ये मुझे दे देगा हेलो पर्सन, और जब मैं इसको क्लास लिखूंगा तो ये हेलो क्लास कर देगा। ठीक है, अब आप ये सोचिए इसके अंदर आपके पास हंड्रेड्स एंड पॉइंट बने हुए हैं, तो अब आप किसी को ये एपीआई अगर दे रहे हैं या आप खुद भी रीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखें, आप समझे आपने एक प्रोग्राम बनाया है एपीआईज का ना, और उसके अंदर आपके पास 100 एपीआईज हैं। अब आप अगर किसी को दे रहे हो इसको यूज करना है, तो वो कैसे यूज करेगा? उसको तो पता ही नहीं है कौन कौन से एपीआईज हैं, उनके इनपुट कौन से जा रहे हैं, वो आउटपुट क्या रिटर्न कर रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप एक डॉक्यूमेंट बना के देते हैं साथ में कि भाई ये एंड पॉइंट है, इसको ये इनपुट दोगे तो ये रिटर्न करेगा, ये इनपुट दोगे ये एंड पॉइंट है, इसको ये इनपुट दोगे, यानी कि एंड पॉइंट से नाम पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के देना पड़ता है। ठीक है, एक हैक्टिक हो जाती है, वरना कैसे पता चलेगा। तो फास्ट एपीआई ने हमारे लिए एक काम और आसान कर दिया। उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये भी तुम्हें मैं बना के दे देता हूँ, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्या करना है, जो भी आपका सर्वर है उसके आगे आपने आगे लिखना है डॉक्स। जैसे ही डॉक्स लिखेंगे तो ये आपके पास जितना आपके प्रोग्राम के अंदर एंड पॉइंट है ना, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे लिस्ट कर देगा। ये कह रहे हैं कि भाई आपके प्रोग्राम के अंदर दो एंड पॉइंट है, एक स्लैश पर्सन है और एक स्लैश क्लास है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये यूआई स्वैगर की यूआई है और ओपन एपीआई का स्टैंडर्ड यूज कर रहा है। जो आपका फास्ट एपीआई है वो ओपन एपीआई का स्टैंडर्ड यूज कर रहा है। उस स्टैंडर्ड के अंदर जो होता है आपके पास पूरी एक जैसन स्कीमा बन रहा होता है, और उस जैसन स्कीमा से ये आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसका एक फायदा और भी है, आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपके पास, देखें ये दिखा भी रहे, आप करें इसको ट्राई इट आउट। ट्राई इट आउट करेंगे, एग्जीक्यूट किया आपने तो ये क्या करेगा, इस एंड पॉइंट को एग्जीक्यूट भी कर देगा। यहाँ से एग्जीक्यूट किया और आपको यहाँ पे से लाके आपको आंसर भी दे दिया कि भाई ये आपका ये रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब इससे क्या हुआ कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी खत्म हो गई और आपको जो क्लाइंट यूज कर रहे पड़ रहे थे पोस्टमैन का या थंडर क्लाइंट का, वो भी खत्म हो गया। आप यहीं पर इसका व्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें इसका फायदा है एक फास्ट एपीआई का, कि हमें इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन ही बनी बनाई मिल रही है। इसको क्लियर किया, बंद किया। अब एक काम करते हैं, वापस यहाँ पर आता हूँ। अच्छा मैंने कहा कि भाई अब ये तो स्टैटिक एंड पॉइंट है ना, एक पर्सन का एक क्लास का है। जब भी मैं पर्सन पास करूंगा तो हेलो पर्सन देगा, जब भी मैं क्लास पास करूंगा तो ये क्लास देगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा एंड पॉइंट बनाऊं कि जिसको मैं पर्सन का नाम पास करूं और वो उसको ग्रीट करे। ठीक है, यानी कि जब एंड पॉइंट कॉल हो तो साथ में उसको मैं कुछ डाटा भी दूं। अभी तो देखें, जैसे ही पर्सन कॉल करूंगा तो ये हेलो पर्सन, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको पर्सन के साथ में नाम भी दूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ आते हैं, और पर्सन के बाद हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, मैंने कह दिया पर्सन नेम। ठीक है,
अब क्या होगा, अब इसका मतलब ये होगा कि देखें जो नेक्स्ट जेएस के अंदर हमने एंड पॉइंट बनाते थे, उस एंड पॉइंट के अंदर भी हमारे पास ये हम जैसे राउट बनाते थे, डायनामिक राउट याद है आपको क्या होता था, ठीक है ना, एक इस पाथ होता था, उसके आगे स्लैश लगा के आप ब्रैकेट के अंदर जो फोल्डर बनाते थे वो डायनेमिक, यानी कि उसके अंदर आप जो भी नाम देते थे वो रिप्लेस हो जाता था उससे डायनेमिक के अंदर। तो यहाँ पे भी यही है कि आपने जैसे ही राउंड करली ब्रैकेट लगा के पर्सन का नाम लिखा, तो ये आपकी अब यूआरएल बनेगी, वो क्या बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी, http लोकल होस्ट 8001/person, क्योंकि ये स्टैटिक है इसके अंदर, और इसके आगे स्लैश। अब इस स्लैश के बाद आप जो भी चीज लिखेंगे ना वो इस पर्सन नेम के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अगर देखें, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता खाली, तो अब ये क्या हो गया, हार्ड कोड हो गया। अब इसके अंदर ये एंड पॉइंट क्या बनेगा, अब ये एंड पॉइंट ये बनेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, एक काम करते हैं, चलो कॉल भी कर लेते हैं इसको, बल्कि हम कॉल नहीं करते, हम आते हैं अपने प्रोग्राम में, उसको रिफ्रेश करते हैं तो ये वहां पे लिस्ट कर देगा इसको। ये देखें नाम क्या हो गया, एंड पॉइंट का नाम हो गया person/person नेम, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे वही फिक्स स्ट्रिंग दे देगा जो उस फंक्शन के अंदर है कि हेलो पर्सन, ठीक है। तो अब इसको फिक्स से हटाने के लिए, डायनेमिक करने के लिए, एक वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं हम इस तरह डबल ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर। तो जब करली ब्रैकेट के अंदर आ गया तो एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो इस वेरिएबल को, अब ये वेरिएबल आपके एंड पॉइंट को तो मिल गया, अब एंड पॉइंट को मिल गया तो आपके फंक्शन को कैसे मिलेगा, आपके फंक्शन को ये मिलेगा एज ए पैरामीटर, ठीक है। यानी कि ये एंड पॉइंट में आएगा, और वो एंड पॉइंट जो भी नाम आप यहाँ लिखेंगे इस वेरिएबल का, वो आपको अपने फंक्शन में पास करना होगा, और इसको फिर यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने फंक्शन के अंदर हम यह करते हैं प्लस पर्सन नेम, और ये कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और मैंने इसको रिफ्रेश किया अपने, देखें अब यहाँ पर जब मैं आऊँगा मैं इसको लिखूंगा, इसने अब ये देखें इसी तरह से दे रहा है person/person ब्रैकेट के अंदर पर्सन नेम। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें, जैसी अब जो पहले एंड पॉइंट था आपके पास, उसके अंदर आप कहाँ चले गए, ये रहा, स्टैटिक के अंदर आपके पास कुछ नहीं आता था, डायरेक्ट आप क्या करते थे, ट्राई इट आउट। अब जब यहाँ पर आप आए और आप इसको ट्राई इट आउट करेंगे, तो इसने पहले ही आपको एक ब्रैकेट, एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कह रहा है कि आप उस पर्सन का नाम पास कर दो, यानी कि एंड पॉइंट के अंदर आपने वेरिएबल दिया हुआ है। मैंने कहा ट्राई इट आउट, और इसको मैंने कहा बिलाल, और एग्जीक्यूट किया, तो अब देखें जो आपके पास आउटपुट आया, हेलो पर्सन बिलाल। तो ये आपके पास एक डायनेमिक राउट बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि डायनेमिक राउट बना के एक ही फंक्शन के अंदर, एक ही राउट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने ये एक एंड पॉइंट बनाया और इसके अंदर आपने कोई काम करवा रहे हैं, और उसके लिए आपको यहाँ से वेरिएबल पास करना है, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पाथ वेरिएबल। इसके अलावा एक होता है क्यूरी नहीं यार, वो जो ऊपर जा रही होती है ना, क्वेश्चन मार्क लगे जा रहा होता है, नहीं क्यूरी पूरा नाम क्या होता है उसका, क्यूरी पैरामीटर होता है, चलो क्यूरी पैरामीटर मान लेते हैं, उसका कुछ और नाम होता है, याद नहीं आ रहा, आपसे बताता हूँ। तो वो क्यूरी के अंदर जा रहा होता है, यानी कि आप क्या करते हैं, जब यहाँ पर आप आते हैं और आपके पास क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपके पास अभी ये पाथ बन रहा है ना, आप जैसे इसको लिखेंगे तो ये आपको वही आउटपुट दे देगा। इसके आगे जब अगर मैं कॉलम ये क्वेश्चन मार्क लगा के q इक्वल्स टू हेलो लिखता हूँ, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा के जो भी चीज इसके अंदर जा रही होती है यूआरएल के अंदर, इसको कहते हैं क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये हमने यूज किया, ये पाथ पैरामीटर्स है, क्यूरी पैरामीटर होता है, बॉडी पैरामीटर होता है, ठीक है। हम ज्यादातर यूज करते हैं पाथ पैरामीटर, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बाकी क्यूरी पैरामीटर और बॉडी पैरामीटर वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां से आप पढ़ लीजिएगा कैसे यूज होता है, ठीक है। हम पाथ पैरामीटर से यूज कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं कि जो आपका पाथ होता है एंड पॉइंट है, उसके अंदर आप इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ये तो छोटी सी एक डेफिनेशन, एक इंट्रो था। अब हम करते हैं एक हम छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं कि अपने ये जो सारे एंड पॉइंट से इम्प्लीमेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा इन मेमोरी
स्टूडेंट्स का प्रोग्राम क्रिएट करता है, ठीक है, जिसके अंदर 4 एंड पॉइंट होंगे, यानी कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा उसके अंदर 4 एंड पॉइंट होंगे, अपडेट, डिलीट, रिकॉर्ड, इंसर्ट और गेट। तो इसको मैं काम करता हूँ, मैं रीनेम कर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि ये आपको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। इसको सही करो। इसको मैंने ऐप इक्वल्स टू, अच्छा भाई ये मैं ऐप ले रहा हूँ, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यूजली लोग ऐप लेते हैं तो मैं भी ऐप लेता हूँ। आप ज़रूरी है कि ऐप ही लें, आप जो भी नाम लेंगे वही नाम आपका उसका इंस्टेंस बन जाएगा और उसी को आप यूज़ करेंगे उसके लिए, क्या कहते हैं, नहीं वो जो फंक्शन के ऊपर लगाता है सो क्या बोलते हैं, हाँ डेकोरेटर के लिए, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे स्टूडेंट्स का प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले काम करते हैं, मैंने कहा ऐप और उसका क्या कहते हैं, पोस्ट का मेथड बनाते हैं। कुछ नहीं किया, मैं से कुछ पास नहीं कर रहा, ठीक है, सॉरी एंड पॉइंट बनाते हैं और फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन का नाम दे देते हैं इंसर्ट स्टूडेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट पास। अब इसको हम फिल करते हैं। फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, ये पोस्ट का मैंने एक मेथड बनाया है, ये सॉरी एंड पॉइंट बनाया है पोस्ट का, तो मुझे इसका एंड पॉइंट भी देना होगा, ठीक है। तो एंड पॉइंट का नाम हम क्या दें, इसको क्या दें, स्टूडेंट क्रिएट, देखें अब चलें एक मिनट, मैं यहाँ पर आया, अब बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास ना, मैंने कहा HTTP लोकल, मेरा एंड पॉइंट कुछ इस तरह का बनना चाहिए 8000/student, ठीक है। तो ये वाला एंड पॉइंट ज़्यादा अच्छा है या /create, कौन सा वाला, इसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपडेट और डिलीट। कौन सी अप्रोच पे जाएंगे आप लोग, ये पहले वाले पे या जो बाकी हैं उस पे, बाकी वाले पे, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस पे, ठीक है। देखिए ये वाला तरीका जो होता है ना, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका इसलिए ठीक नहीं है कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट, मैं एक ही एंड पॉइंट बनाऊंगा और उसी एंड पॉइंट पे अपडेट भी चलेगा, डिलीट भी चलेगा, पोस्ट भी चलेगा और गेट भी चलेगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आप, मैंने लिखा स्टूडेंट, सिंपल यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टूडेंट, ठीक है, ये एंड पॉइंट बन गया। जब मैं /student करूंगा और पोस्ट कॉल करूंगा ना, तो वो इसको कॉल करेगा, मुझे इसके साथ क्रिएट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि भाई ये जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है पोस्ट के साथ। इसी तरह से मैं एक बनाता हूँ सिंपल गेट, और इसका नाम कर लेते हैं हम गेट स्टूडेंट कर लेते हैं, फंक्शन का नाम। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो फंक्शन का नाम है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एंड पॉइंट का नाम सेव हो, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका URL API का एंड पॉइंट है, जो API कॉल होगी वो इस एंड पॉइंट से कॉल होगी, फंक्शन के नाम से कॉल नहीं होगी, ठीक है। ये वाला जो एंड पॉइंट होगा, ये नाम आप लिखेंगे, ये आपका एंड पॉइंट होगा, ये एंड पॉइंट इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, तो ये इंटरनली मैटर है। तो फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके एंड पॉइंट का नाम है वही फंक्शन का नाम भी हो, ठीक है। तो अब देखें, अब इन दोनों का, इसमें भी ये /student है, ये भी /student है, इसका मतलब है कि दोनों का एंड पॉइंट एक ही बनेगा, /student बनेगा। लेकिन ये डिस्टिंग्विश कैसे होगा, जब आप पोस्ट का मेथड कॉल करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा, जब आप गेट का मेथड कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये सही तरीका होता है APIs क्रिएट करने का, क्योंकि आप एंटिटी बना लेते हैं और उस पर उस एंटिटी के 4 मेथड्स होते हैं, अपडेट, पोस्ट, गेट, डिलीट, ठीक है। हाँ, आप ये नहीं कर सकते दोबारा से इस एंड पॉइंट के ऊपर आप दोबारा गेट का मेथड नहीं बना सकते, ये आपको एरर देगा। बल्कि नहीं, चल जाएगा ये भी, लेकिन इसमें कौन सा चलेगा, जो पहले होगा वो चलेगा, दूसरे को ये इग्नोर कर देगा,
ठीक है, मतलब एक आप दो एक जैसे बना भी लेंगे तब भी चलेगा, उसमें से एक ही, दोनों नहीं चलेंगे। ठीक, हाँ फंक्शन के नाम अलबत्ता डिफरेंट हो चाहिए कि एक प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शन के नेम एक जैसे नहीं हो सकते। तो अब अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजिंग लग रहा है कि भाई एक ही एंड पॉइंट पे किस तरह से, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, स्टूडेंट स्लैश क्रिएट कर लें इसको, और इसको स्टूडेंट स्लैश गेट कर लें। ठीक है, तो हाँ अच्छा, तो ये आपके ऊपर है, लेकिन जो अच्छा तरीका है ना वो ये है कि आप एंड पॉइंट का नाम एक ही रखें, यानी कि एक एंटिटी के लिए एक ही एंड पॉइंट होना चाहिए, उसके ऊपर उसके मेथड अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका काम कर क्या करता है, मैं इसको प्रिंट भी करवा के देख लेता ना। मैंने कहा इसको रिटर्न और हेलो स्टूडेंट कर लेते हैं, और यहाँ से भी रिटर्न हेलो स्टूडेंट गेट कर लेते हैं, और इसको हेलो स्टूडेंट पोस्ट कर लेते हैं, सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई ये किस तरह से कॉल हो रहा है। तो मैं अब देखें, जब यहाँ पर आऊँगा अपने प्रोग्राम के ऊपर और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें इसने स्लैश स्टूडेंट, आपका एंड पॉइंट का नाम एक ही है, स्लैश स्टूडेंट उसका भी स्लैश स्टूडेंट, लेकिन मेथड अलग अलग है, तो दो उसने बना दिया आपके पास एंड पॉइंट, एक गेट का और एक पोस्ट का। अब इन दोनों के कॉल करने का तरीका भी अलग अलग होगा। गेट का तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको दे देगा, और पोस्ट का भी अभी भी डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमने पोस्ट को मेथड कुछ हमने दिया नहीं है, तो ये डायरेक्ट इसको कॉल कर देगा। ठीक है, ये पोस्ट इसने कॉल किया और यहाँ पे इसने गेट को कॉल किया, ये इससे डिस्टिंग्विश कर रहा है इस मेथड से जो इसके साथ लगा हुआ है। तो एंड पॉइंट का नाम भले एक ही हो, लेकिन उसके मेथड जो होता है ना वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और एक एंटिटी के लिए एक ही एंड पॉइंट बनाए, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये बन गया। अब क्या करता है, अब मुझे करना ये है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इंसर्ट का मेथड है ये मेरे लिए एक स्टूडेंट क्रिएट करे, और ये जो गेट का मेथड है ये उस स्टूडेंट्स को रिटर्न कर दे। तो एक काम करते हैं, अब ये पोस्ट है तो पोस्ट का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से जब API कॉल करूँगा तो उस स्टूडेंट का डाटा इसको मैं सेंड करूँगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डिक्शनरी ले लेते हैं और इसको क्या देते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको किसी वेरिएबल में ले लेते हैं, मैंने कहा कि स्टूडेंट ले लेते हैं एक वेरिएबल। ठीक है, मैंने कहा भाई स्टूडेंट, देखिए ये क्या किया मैंने एक वेरिएबल लिया, यानी कि मैंने कहा ये जब इंसर्ट का मेथड यानी कि पोस्ट वाला जब एंड पॉइंट कॉल होगा तो इसके अंदर एक आपके पास वहां से डाटा आएगा जो कि डिक्शनरी टाइप का होगा। ठीक है, डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी इस तरह से होती है ना, आपके पास नेम की वैल्यू अपीयर्ड होता है। ठीक है, डिक्शनरी, तो आप क्या करेंगे, वहां से आप जब कॉल कर रहे होंगे इसको तो की वैल्यू अपीयर्ड में कोई डाटा इसको सेंड कर रहे जैसे फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, वो आ जाएगा इस स्टूडेंट के अंदर। तो अब मुझे ये बताएं कि भाई हम जब पहले डाटा गेट कर रहे थे यहाँ पे कहाँ चले गए, ये रहा, तो यहाँ तो हम ये कर रहे थे इस तरीके से, हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे एंड पॉइंट के साथ ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमने डिफाइन ही नहीं किया एंड पॉइंट के साथ वेरिएबल, तो अब इसको ये डाटा कैसे मिलेगा यहाँ पे। तो देखें ये वाला, इसमें एक फ़र्क ये है कि ये गेट का मेथड था, जो गेट का मेथड होता है ना उसमें पैरामीटर के साथ यानी कि यूआरएल के साथ ही वैल्यू आ रही होती है, लेकिन आपने देखा होगा जब आप पोस्ट कॉल करते हैं तो पोस्ट में आप बॉडी सेंड करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जा रहा होता है ना, ये जो आपका, अगर आप यहाँ पे आते हैं पोस्ट तो यहाँ पे ये देखें बॉडी लिखा हुआ होता है, और इस बॉडी के अंदर आप क्या करते हैं, जेसन के अंदर यहाँ से इसको डाटा भेज रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो पोस्ट के अंदर डाटा बॉडी में जा रहा होता है, और हेड के और गेट के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो यूआरएल के साथ जा रहे होते हैं। तो हम जब वो यूज़ करेंगे गेट, तो उसके अंदर हम जो है यूज़ करेंगे कौन सा, पाथ पैरामीटर, और जब हम पोस्ट कर रहे हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा, बॉडी पैरामीटर। मैंने भी कहा था ना 3 तरह के होता है, पोस्ट पैरामीटर होता है, क्यूरी पैरामीटर होता है और बॉडी पैरामीटर होता है। तो हमने जो पहले पढ़ा था वो पाथ पैरामीटर था, क्यूरी पैरामीटर जो होता है क्यूरी स्ट्रिंग आ रहा होता है, और जो आप डायरेक्ट फंक्शन की बॉडी में भेज रहे होते हैं वहां से बॉडी के थ्रू वो होता है बॉडी पैरामीटर। तो ये जो स्टूडेंट है ये एक बॉडी पैरामीटर है। ठीक है,
तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये मुझे स्टूडेंट तो यहाँ पे मिल गया, अब इसको मैं सेव कहाँ पे करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इन मेमोरी का मतलब ये है कि जब तक मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है ये मेरे पास डाटा सेव रहे, और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो तो ये डाटा रिमूव हो जाए। अच्छा, अगर मुझे डाटा इन मेमोरी नहीं करना हो बल्कि परसिस्टेंट करना हो तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा जी, डेटाबेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो फंक्शन बना रहे हैं, जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ये इन मेमोरी बना रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के इसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर मुझे इसको होल्ड करना है, जो भी डाटा मेरे पास आया है, तो मुझे इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव करना होगा। वो वेरिएबल क्या होता है, मैं एक डिक्शनरी टाइप की डिक्शनरी ले लेता हूँ। मैंने कहा भाई स्टूडेंट _db और इसके अंदर मैंने ले ली डिक्शनरी, ठीक है। और डिक्शनरी के अंदर मैंने क्या किया कि भाई मैंने कहा कि स्टूडेंट के अंदर, अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के अंदर डॉट गेट, और इसके अंदर जो है वो एक आ रहा है रोल नंबर, और उसके आगे से मैं जो है वो इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव कर लेता हूँ। अच्छा, ये किस तरह से सेव हो रहा होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस तरीके से हो रहा होगा, 1 और इसके आगे रोल नंबर, और रोल नंबर के आगे उसकी वैल्यू, ठीक है। फिर उसका नेम, अब जो भी की वैल्यू पर आप लेना चाहें बिलाल, उसके आगे उसके बाद आप उसका ईमेल एड्रेस ले लें, ठीक है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ये वहाँ से डाटा इस तरीके से आ रहा होगा मेरे पास, यानी कि जो डिक्शनरी है वो इस फॉर्मेट के अंदर आ रही होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये डिक्शनरी बनाई हुई थी इसके अंदर से रोल नंबर की वैल्यू निकाली, और यहाँ पे उसकी मैंने वो ले लिया यहाँ पे, और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा था वो ऑब्जेक्ट मैंने एज ए डिक्शनरी अंदर सेव कर लिया, यानी कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी सेव कर ली। नेम, ये देखें इसकी की बन गई ना, जो भी रोल नंबर की बन गया, और उसकी वैल्यू के अंदर पूरी डिक्शनरी सेव कर ली मैंने। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, पूरी अपनी जितने भी मेरे पास स्टूडेंट आएंगे उनकी पूरी मैं डाटा सेव करता रहूँगा इसके अंदर। तो अब मुझे एक बात बताएं कि अब इसके अंदर ना एक इशू है, वो इशू क्या है उसको हम अभी थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। वो इशू ये है कि यहाँ पे आपने सिर्फ ये बताया है कि डिक्शनरी आएगी और उसकी 2 की वैल्यू पेयर्ड होगा, उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी ये आपने नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि अब इसको क्या होगा, देखिए मैं इसको यहाँ से एक काम करते हैं, मैं इसको, हाँ कीज़ प्री डिफाइंड कीज़ नहीं बताई मैंने, ओपन छोड़ दिया इसको मैंने, ठीक है। अब यूज़र की मर्जी है, कुछ भी इंटर कर दे उसके अंदर। तो अब आप सोचें कि जब हमने यूज़र के ऊपर छोड़ दिया है तो हर रिकॉर्ड अलग अलग तरीके से इंटर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं पाइडेंटिक क्लास या एसक्यूएल मॉडल, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी जाते हैं, पहले ये हम देख लेंगे इसको किस तरीके से हम करेंगे। तो मैंने क्या कहा भाई, ये जब पोस्ट हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो, और जब गेट हो तो मेरे पास क्या करें, सिंपल जो भी मेरे पास ये रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं वो डिस्प्ले कर दे, यहाँ पे कुछ भी ना करें। ओके, मैं आया अपने प्रोग्राम पे और इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इंसर्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि आप जो है यहाँ से एक डिक्शनरी पास कर सकते हो और उसकी की वैल्यू अपीयर्ड होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मेरी मर्जी है मैं कुछ ही पास करूँ। मैंने कहा रोल नंबर, पहला मैं ले लेता हूँ रोल नंबर, और उसको कहता हूँ 1, दूसरे में ले लेता हूँ मैं नेम, उसको मैं कहता हूँ बिलाल, और तीसरे में मैं ले लेता हूँ ईमेल, और इसको मैं कहता हूँ bilal@gmail.com, ठीक है। और इसको मैं भेजता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, रिस्पांस क्योंकि हमने वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करवाया इसलिए नल। यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ से मैसेज रिटर्न करवा सकते हैं। मैं कह देता हूँ कि भाई रिटर्न कर दो रिकॉर्ड क्रिएटेड, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करना पड़ेगा तो फिर वो आ जाएगा। खैर बहरहाल अब ये बन गया एक रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे आया और गेट स्टूडेंट में आके जब मैं इसको कॉल करता हूँ ट्राई इट आउट, तो वो जो रिकॉर्ड मैंने सेव किया हुआ है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा, उसकी वजह ये है, हाँ बताएं, कुछ कह रहा है। पेज रिफ्रेश हो गया, हाँ क्योंकि मैंने
यहाँ पे ये सेव किया ना, इसको जैसे ही सेव किया, रिटर्न रिकॉर्ड क्रिएट करके सेव किया तो पेज रिफ्रेश हो गया। जब पेज रिफ्रेश हुआ तो डाटा सेव किया था वो गायब हो गया। तो हमें ये करना पड़ेगा, दोबारा से हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। ओके, मैंने दोबारा ऐड कर लेता हूँ इसको। मैंने कहा कि भाई एग्जीक्यूट करो, देखा रिकॉर्ड क्रिएटेड, पहले नल आ रहा था क्योंकि हमने वहाँ से यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करवाया था, फिर हमने रिटर्न करवा के सेव कर दिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि फंक्शन को एग्जीक्यूट किया और जो भी रिटर्न था वो यहाँ पे इसने दिखा दिया। और अब जब मैं यहाँ पे आगे इसको गेट करूँगा तो ये क्या करेगा, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव है वो यहाँ पे दिखा देगा मुझे। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, एक दूसरा रिकॉर्ड सेव करते हैं। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड सेव करते हैं और इसको मैं कह देता हूँ बी और इसको मैं कह देता हूँ जमाल और जमाल। ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं, ये भी हो गया। अब तीसरा रिकॉर्ड सेव करते हैं। तीसरा रिकॉर्ड सेव करते हुए ना इसको मैंने क्या किया कि मैंने इसको कर दिया 1 गलती से। जो इशू बताना मैं चाह रहा था, ठीक है ना, क्योंकि देखें अब हम यहाँ से कर रहे हैं अपनी मर्जी से डाटा हम सेंड कर रहे हैं, कुछ भी सेंड कर सकते हैं ना। मैं यहाँ से इसका ईमेल एड्रेस ही ना भेजूँ मैंने, और रोल नंबर पहले मैंने दोनों का दिया था। रोल नंबर यहाँ पे रोल नंबर की मैंने चेंज कर दी, रोल नंबर 1 कर दिया, गलती से टाइप हो मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने सेव किया। तो क्या होगा, ये एरर देगा मुझे। क्यों एरर देगा ये? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है कि भाई रोल नंबर जो है वो उसके वो आपने की उठानी है। अब रोल नंबर की इसको मिली नहीं और इसने जो है वो यहाँ पे मुझे दे दिया एरर। ठीक है, क्या रहेगा भाई, प्रॉपर्टी नेम इनक्लोजिंग डबल कोट। ओके, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको कैसे हैंडल करें आप? हाँ हाँ, एक तरीका तो ये हो सकता है वहाँ से मैं उसकी रोल नंबर सेव कर लूँ, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि नहीं मुझे वहाँ से रोल नंबर सेव नहीं करना और एज ए प्रोग्रामर आपको ये चीज़ हैंडल करनी, तो आप क्या करेंगे? क्या चीज़? हाँ, पायरेटिक नहीं, अभी पायरेटिक हम यूज नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो हमारा कोड लिखा हुआ है ना, इसी कोड के अंदर हमने फिक्स करना है। इफ एल्स लगाते सर, इफ एल्स लगा देंगे। इफ एल्स में क्या, यानी कि इसके ऊपर आप चेक लगा देंगे ना, मतलब एरर हैंडलिंग करेंगे आप बेसिकली अपने तौर पे आप ना। तो एरर हैंडलिंग के लिए आप क्या करेंगे भाई, आप ये करेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पे चेक लगाएंगे। आप कहेंगे कि अगर ठीक है, और एल्स में आप कह देंगे इनवैलिड रोल नंबर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने इसको सेव किया, उसने रीलोड किया, तो जो हमने डेटा सेव किया था वो सारा गायब हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा डेटा डालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अच्छा, कहाँ गया भाई, ये रहा, ट्राई इट आउट, और मैंने कॉपी किया था, खत्म हो गया। चलें दोबारा कर लेते हैं। मैंने कहा कि रोल अंडरस्कोर नंबर 1 और इसको 1 कर लिया, नेम जमाल और ईमेल जो भी डालते हैं, कौन सा वो चेक कर रहे हैं अभी, देखें इनवैलिड रोल नंबर। ठीक है, तो अब जो एरर आ रहा था हमने उसके ऊपर चेक लगा दिया कि भाई अगर तुम्हारे पास वहां से रोल नंबर आ रहा है तो रिकॉर्ड सेव करो, अगर रोल नंबर के अलावा कोई और की आ रही है तो उसके ऊपर आप जो है वो एरर दे दो। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैंने यहाँ पे ये फंक्शन, ये जो कोड लिखा है, ये कोड कितने लोगों को समझ में आया है? निशात, ये क्या कर रहा है, ये इफ यहाँ पे
नहीं वो तो ठीक है, मैंने कहा गेट रोल नंबर, कॉलम के बाद मैंने लगाया नन। हाँ ये कौन कह रहा है, आप कह रही है, ठीक है। देखें जब मैं ये नहीं लगाता हूँ ना तो ये क्या करेगा कि रोल नंबर अगर नहीं आएगा तो नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। मैंने कहा कि भाई अगर रोल नंबर तुम्हें नहीं मिला ना तो तुम नन रिटर्न करो, और फिर उसको मैंने यहाँ पे चेक करवा लिया। तो अगर इसको नन मिलेगा तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, अगर नन नहीं मिलेगा तो ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये जो गेट की दूसरी वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, इसको आप एक फॉल बैक कह सकते हैं कि अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो फॉल बैक में ये वाली वैल्यू दिखा दो आप, ठीक है। क्या ये नल उठा के नॉट लगा दें, नॉट नल, हाँ शायद चल जाना चाहिए नॉट नल भी। कहाँ गया, वो खुद ही हो गया होगा रिफ्रेश, नहीं चल रहा, रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है। अच्छा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, देखें रिकॉर्ड में गया क्या होगा, क्या वैल्यू गई होगी उसकी रिकॉर्ड के अंदर रोल नंबर की, हाँ क्या वैल्यू गई होगी, नल जाना चाहिए उसके अंदर। अच्छा रोल नंबर 1 ही ले लिया उसने, अच्छा ये देखें ना नल चला गया उसके अंदर। पहले यहाँ पे कह रहा था 1, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि भाई जो रोल नंबर की वैल्यू है ना वो यहाँ पे ले गया, उसको रोल नंबर मिला नहीं, उसको नल मिला तो उसने यहाँ पे नल दे दिया। यही तो मैं नहीं चाह रहा था, मैं तो चाह रहा हूँ कि अगर रोल नंबर की आए तो रिकॉर्ड सेफ हो, वरना रिकॉर्ड सेफ ना हो। इसने रोल नंबर 1 बना के सेव कर दिया उसको, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया था कि नन किया था, और नन को मैंने चेक करवाया था कि भाई अगर नन है तो अंदर ना जाए, और नन के अलावा कोई वैल्यू आ रही है तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर दे। हाँ हाँ, मतलब अगर रोल नंबर की वैल्यू है कोई, वो तो नल, अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो नन आ जाएगा उसके बदले, ठीक है। और अगर नन आ गया है तो इफ नन का मतलब होता है वो फॉल्स हो जाती है, वो ट्रू नहीं होता इफ नन, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको जस्ट ये कर देंगे ना, अब ये तो देखें वो सिंपल सी बात है जो हमने पाइथन में पढ़ी थी, इफ नन का मतलब होता है ये फॉल्स सी वैल्यू है, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये नन रिटर्न कर रहा है तो इसके अंदर जा नहीं रहा, ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब इसके अंदर रोल नंबर आएगा बस। तो ये एक छोटा सा चेक था, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हैं, इसके अलावा अगर मुझे ये नहीं करना हो तो क्या कर सकता हूँ इसके अलावा मैं, अगर मैं ये वाला चेक यहाँ पे ना लगाऊं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, चलें वो खैर चलेगा नहीं अभी, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन क्या हो सकता है, क्या चीज़ भाई, अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन आ रही है उसको हैंडल किस तरह करते हैं आप लोग, ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो जो एपीआई आप बनाएंगे उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग आप ला सकेंगे। देखें एपीआई आप किसके लिए बना रहे हैं, अगर आप एपीआई आपने खुद यूज़ करनी है ना तो आप उसके अंदर बग भी छोड़ दें, हर चीज़ छोड़ दें, आपको पता है आपने यूज़ करनी है। लेकिन एपीआई हम बना रहे होते हैं थर्ड पार्टी के लिए जो कि कोई और यूज़ कर रहा होता है, तो फिर हमें उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो सिक्योरिटी चेक रखने पड़ते हैं कि आपकी एपीआई ब्रेक ना हो, कोई आपकी एपीआई के अंदर कोई गलत डाटा ना भेज दे। तो ये सारे चेक्स आपको फिर रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया, हमारा स्टूडेंट बन गया, हमने गेट भी कर लिया। अब अगर मुझे जो है वो एक एंड पॉइंट बनाना हो ऐप डॉट गेट और स्टूडेंट, और क्या करना है मुझे, इसको फैच करना है। तो रोल नंबर मैं कहूँ भाई जो भी रोल नंबर मैं दूँ उस रोल नंबर का रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए। तो मैंने कहा डिफाइन डेफ और गेट स्टूडेंट बाय रोल नंबर, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि ये वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, रोल अंडरस्कोर नंबर, और हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। अच्छा अब क्या करेंगे, रिटर्न क्या करवाएंगे, स्टूडेंट, और मैं कहूँगा कि भाई जो भी रोल नंबर है इस रोल नंबर का जो रिकॉर्ड है वो रिटर्न कर दो यहाँ से। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक हम बना लेते हैं अपडेट का एंड पॉइंट, ऐप डॉट अपडेट का एंड पॉइंट क्या होगा, पुट, ठीक है। और इसका भी एंड पॉइंट मैं क्या बना लूँगा, स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं क्या कहूँगा कि भाई आप जो है ये वाला रोल नंबर है, इस रोल नंबर के अगेंस्ट में वैल्यू अपडेट कर दो, ठीक है।
और डिफाइन गेट बल्कि अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। और क्योंकि ये हमने दिया हुआ है यहाँ पे तो एज ए पाथ पैरामीटर आ जाएगा। देखें अब जब आप किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट करने जा रहे हैं तो आप क्या दो चीज़ें भेजेंगे ना, एक तो कौन से रोल नंबर का अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है, ठीक है ना। तो जो रोल नंबर अपडेट करना था वो तो ये आ गया, और क्या अपडेट करना है तो हम दोबारा यहाँ से एक डिक्शनरी भेज देते हैं str और str की, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये वाली जो डिक्शनरी आ रही है इसको अपडेट कर दो इस रोल नंबर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करते, हम यही करेंगे, इस रोल नंबर के ऊपर हम क्या करेंगे कि भाई ये वाली std एक वेरिएबल और उसकी डेटा टाइप ये है, तो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर सेव कर दो। और साथ साथ हम क्या करते हैं कि इनके हम मैसेज प्रिंट करवाते जाते हैं। अपडेट का मैंने कहा कि ये अपडेट हो गया और रिटर्न कर दिया मैंने स्टूडेंट अपडेटेड, और इसी तरह से मैंने एक डिलीट का ही बना दिया, ऐप डॉट डिलीट स्लैश स्टूडेंट, ठीक है। और कौन सा स्टूडेंट डिलीट करना है तो फिर मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल इसको पास करना पड़ेगा। मैंने कहा रोल नंबर ये है, इस स्टूडेंट को डिलीट करना है, तो डिफाइन डिलीट स्टूडेंट, और इसके अंदर मैंने क्या किया रोल अंडरस्कोर नंबर, और इसको मैंने क्या किया इसमें, अब ये डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी से मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाला रोल नंबर जो है वो रिमूव कर दो। तो क्या करते हैं डिक्शनरी डॉट पॉप, और इसके अंदर से मैं ये कहता हूँ ये वाला रोल नंबर निकाल दो और रिटर्न कर देते हैं हम स्टूडेंट डिलीटेड, ठीक है। सारे एंड पॉइंट हमने बना लिए एक साथ ही, अब इनको चेक कर लेते हैं। अच्छा भाई अब आप मुझसे ये बोलेंगे कि सर हम तो, आप जो है वो हमें कह रहे हैं कि AI यूज़ करो और स्पेक्ट्रम यूज़ करो और खुद जो आप हाथ से कोड लिख रहे हैं AI से क्यों लिखवा रहे हैं? हाँ नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं हाथ से लिख के आपको समझा रहा हूँ और AI से आप लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मसले क्लास आपको समझाना तो इसलिए हाथ से लिख रहा हूँ मैं। तो हम आए थे दोबारा आपने इसको रिफ्रेश किया और अब देखें जितने एंड पॉइंट हमने बनाए हुए ना वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। गेट पोस्ट अपडेट डिलीट, तो ये काम करते हैं हम यहाँ से पहले इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड और एक ही ले लेते हैं फिलहाल रोल नंबर, और इसको हम करते हैं 1, नेम बिलाल और ईमेल bilalmk@gmail.com, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव, जो गया सेव हो गया। और हमने ये चेक करने के लिए भाई कि कितनी हमारे पास डिक्शनरी है, जितना भी रिकॉर्ड था हमने सारे के सारे, क्या हुआ सेव नहीं हुआ क्या, रिकॉर्ड क्रिएटेड ही तो हो गया, तो फिर डिलीट क्यों दिया, आ गया, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड हमने सेव किया था, ये आ गया। दूसरा हमने क्या काम करना, हमने और एंड पॉइंट क्या बनाया था, एंड पॉइंट हमने बनाया था गेट बाय रोल नंबर। तो मैंने कहा कि इसको ट्राई करते हैं, मैंने कहा 1 रोल नंबर का रिकॉर्ड लेकर आओ, तो ये लेकर आ गया। मैंने कहा 2 का लेकर आओ, तो क्या करेगा, क्या करेगा, एरर देगा, क्योंकि नहीं सर्वर एरर देगा ना, क्योंकि हमने चेक ही नहीं लगाया ना इसका, ये चेक हमें लगा, अब देगा कोड देखें, ये जो है गेट वाला ये रहा, इसमें कोई चेक नहीं लगाया हमने। मैंने कहा भाई जो भी रोल नंबर आ रहा है वो जाओ डिक्शनरी में सर्च करो और रिटर्न कर दो, तो जब 1 तो उसको मिल गया, उसने रिटर्न कर दिया। जब मैंने 1 के अलावा कुछ और दिया तो वो यहाँ पे आके कोड ब्रेक हो गया उसका। तो अब ये चेक आपको लगाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है चेक कि भाई अगर जो रोल नंबर आ रहा है वो रोल नंबर एग्जिस्ट करता है तो आप जो है वो एग्जीक्यूट करो, वरना एग्जीक्यूट ना करो। एक काम करता है, इसके ऊपर हम चेक लगाते हैं। कौन सा चेक लगाते हैं हम इसके ऊपर, ये वाला नहीं लगाते, हम लगाते हैं कौन सा चेक, ट्राई कैच। ट्राई कैच के लिए क्या करते हैं,
कौन सा था, ये वाला था फंक्शन ट्राई, और ट्राई के अंदर हम ये लिखते हैं और बाकी क्या होता है, कैच होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन SEX, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको रिटर्न करवा देते हैं कि भाई अच्छा। अब रिटर्न करवाने का देखें, अब थोड़ी सी ना Next.js वाली APIs की थोड़ी मेमोरी कॉल पे होता है। मुझे ये बताएं कि जो APIs होती हैं उसमें आपने बता दिया कि भाई मेथड्स होते हैं, मेथड के अलावा एक चीज़ और होती है जिससे आपको ये पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट सक्सेस हुई, इसमें एरर आया है या इसके अंदर कोई रिकॉर्ड इसको नहीं मिला है। वो क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़, स्टेटस कोड। ठीक है, स्टेटस कोड होता है हर जो रिक्वेस्ट एंड पॉइंट है ना, उस एंड पॉइंट के साथ आपके पास स्टेटस कोड भी आ रहे होते हैं। जब आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, तो 200 का स्टेटस होता है। अगर वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो 404 का होता है। ठीक है, अगर उसमें कोई सर्वर एरर आ गया तो 500 के होता है। ठीक है, ये पूरी रेंज होती है। जो 200 के एरर है वो सक्सेस वाले होते हैं, उस 200 के मैसेज जो हैं, और 300 वाले जो रीडायरेक्ट के होते हैं, 400 वाले जितने हैं वो क्लाइंट एरर होते हैं, और 500 वाले जितने हैं वो सर्वर एरर्स होते हैं। अच्छा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से हम ये करेंगे कि हम एक्सेप्शन रेस करेंगे। भाई मैंने कहा ये एक्सेप्शन आई ना, तो अब क्या करो, आप यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेस कर दो। जो वो एक्सेप्शन कौन गेट करेगा, वो एक्सेप्शन गेट करेगा आपका वो क्लाइंट जो कि आपकी API को यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है, इसके अंदर HTTP एक्सेप्शन, बोर्ड कर लेते हैं यार, HTTP एक्सेप्शन ये रही। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये क्लास है ना, तो यहाँ से इसको रेस कर दो, रिटर्न नहीं होगा बल्कि एक्सेप्शन रेस होती है। और इसके अंदर क्या होगा, पहला देखें, पहला स्टेटस कोड है और दूसरा डिटेल। तो मैंने कहा भाई स्टेटस कोड आप डाल दो इसके अंदर 500, क्योंकि एरर आ गया, सर्वर टाइप का सर्वर एरर आ गया। और डिटेल में आप क्या कर दो, डिटेल में आप एक मैसेज लिख दो जिसमें लिख दो कि इनवैलिड क्या चीज़ है, रोल नंबर। अब देखें यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका यूज किया। ऊपर हमने क्या किया था, हमने इफ एल्स का चेक लगाया था, और यहाँ पे हमने ट्राई कैच। मकसद दोनों का एक ही है, जो हमारे पास एक्सेप्शन आ रही थी उसको हैंडल करना। ठीक है, तो एक काम करता है, मैं यहाँ पर आया और सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इंसर्ट वाला रिकॉर्ड था उसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि दोबारा से इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, और इसको मैंने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया यहाँ पे, और इंसर्ट करके हम आ जाते हैं उसके ऊपर गेट वाले में, ये रहा। ठीक है, इसको मैंने कहा भाई ट्राई रोल नंबर 1, तो ये रिकॉर्ड लेकर आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं रोल नंबर 2 करूंगा तो ये क्या करेगा कि मुझे कह देगा भाई इनवैलिड रोल नंबर। ठीक है, और ये देखें कोड क्या आ रहा है 500। ये कौन सा कोड है जो हमने एक्सेप्शन रेस करते हुए वहां से पास किए। देखें जब ये सक्सेस हो रहा था ना, तो क्या आ रहा था, ये देखें सक्सेस का कोड आ रहा है 200, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स 200 कोड। और जब हमने वहाँ से जब हमने कहा कि एरर आ गया तो 500 एरर यूज करो, तो उसकी डिटेल होती है इंटरनल सर्वर एरर, और जो भी मैंने वहाँ से मैसेज पास किया था वो मैसेज उसकी बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं एक काम करूँ और ये वाला, अगर हम कौन सा था पोस्ट में, चलो इसको आप खुद चेक कर लीजिएगा। आप एक काम कीजिएगा, एक्सेप्शन हटा के ये वाला चेक लगाइएगा। ठीक है, जब ये वाला चेक लगाएंगे तो आपका काम तो यही हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोड क्या आ रहा होगा, स्टेटस 500 या 200 आएगा ना। क्योंकि देखें ये 500 का क्यों आया है, क्योंकि यहाँ से मैंने 500 एक्सप्लिसिटली भेजा है उसको, तो इसलिए यहाँ पे 500 आया। एक काम करता है, मैं यहाँ से 200 भेज देता हूँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा यार। कहाँ गए हम, इंसर्ट पे मैं आया, मैंने कहा ट्राई इट आउट, रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, और हम फिर आगे गेट पे, और इसको मैंने कहा भाई ट्राई करो रोल नंबर 2। लेकिन अब ये आपको मैसेज तो देगा, लेकिन स्टेटस कोर्स ने कह दिया 200। ठीक है ना, हाँ 200 दिया ना, क्योंकि मैंने यहाँ से 200 पास किया हुआ है ना, इसलिए 200 दिया यहाँ पे।
हाँ, लेकिन अगर आप जब ये वाला चेक लगाएंगे ना, इफ स्टूडेंट गेट रोल नंबर, तो फिर ये आपको 200, क्योंकि रिक्वेस्ट तो सक्सेस हो गई ना, उस रिक्वेस्ट के ऊपर आपने चेक लगा दिया है। यहाँ पे तो क्या हुआ कि आपने खुद कह दिया कि भाई ये रिक्वेस्ट फेल हो गई है, एक्सेप्शन रेज हुआ है। और ये एक्सेप्शन कौन हैंडल कर रहा है? ये एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है आपका क्लाइंट। अभी आपका क्लाइंट कौन है? वो जो स्वैगर का जो भी यूआई है वो है। अगर पोस्टमैन होगा तो पोस्टमैन हैंडल कर रहा होगा, अगर थंडर क्लाइंट होगा तो वो हैंडल कर रहा होगा, और अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है जो कि उस एपीआई को आपकी कॉल कर रही है, तो फिर वो आपको हैंडल करना होगा एक्सेप्शन। आप उसको गेट करेंगे और मैसेज प्रिंट करवा देंगे यूजर को कि भाई इसके अंदर ये मैसेज आ गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसके अलावा क्या था हमारे पास? तीसरा हमारे पास क्या था? एक तो बंद कहाँ से हो गया? ये हो गया बंद, और ये वाला बंद हो गया। अपडेट वाला चला के देखते हैं। और इससे मैंने कहा भाई रोल नंबर 1 है, और इसके अंदर पास कर दो, मैंने कहा बिलाल को कर दो बिलाल खान, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया और इसने मुझे कहा कि स्टूडेंट अपडेट हो गया, और गेट स्टूडेंट में आगे हम चेक भी कर लेते हैं कि भाई अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो ये अपडेट हो गया, नहीं ये तो ये कहाँ गया? ये अच्छा एग्जीक्यूट किया, इसको एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। ये देखें अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये जो मेमोरी के अंदर, क्योंकि अभी आपकी स्क्रीन सेव नहीं हुई, रिफ्रेश नहीं हुई ना, तो जो वेरिएबल आपने मेमोरी में सेव किया है उसी के अंदर ऑपरेशंस आपके हो रहे हैं। अब एक काम करते हैं, ये डिलीट वाले पे आके इसको भी देखते हैं। मैंने कहा भाई डिलीट है, और इसका रोल नंबर 1 को डिलीट कर दो। तो इसने कहा कि डिलीट हो गया, और इसको आगे हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने गेट स्टूडेंट को, और यहाँ पे देखते हैं तो ब्लैंक हो गया आपका रिकॉर्ड। तो ये आपका पूरा एक कलर ऑपरेशन बन गया, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले रहा है, उसको अपडेट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, और आपको रिट्रीव भी करके दे रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। इश्यूज क्या है? सबसे पहला इशू तो ये है कि भाई ये जो आपका डाटा आ रहा है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ओपन डाटा आ रहा है। आपने यहाँ पे सिर्फ कहा हुआ है कि डिक्शनरी आएगी। अब डिक्शनरी में यूजर की मर्जी है, वो कुछ भी भेज सकता है आपको। आप ये नहीं चाह रहे, आप ये चाह रहे हो कि मैं यूजर को एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर दूं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं डाटा भेजना है, अगर इसके अलावा तुमने भेजा तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा उसको, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये आपका जो एपीआई होगी एक तरह से सिक्योरिटी फीचर इंप्लीमेंट हो जाएगा उसका, कि आप जो डाटा चाह रहे हो सिर्फ वही डाटा आपको मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिए हुए हैं, इनके आगे मैंने डाटा टाइप डिफाइन नहीं की हुई, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डाटा टाइप, क्योंकि हम टाइप प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो हमें डाटा टाइप भी डिफाइन करनी चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसी प्रोग्राम को रीराइट करते हैं और उस तरीके से करते हैं जो हम अभी कह रहे हैं कि हम किस तरह से यूजर को फोर्स कर सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर का तुमने डाटा भेजना है। तो एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं फटाफट, ठीक है।